एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग इन सॉलिड्स। ये सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पैकिंग दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वेदर एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना है, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत पास पास में पैक्ड होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स में पैकिंग होती है वो कैसी होती है, क्लोज पैकिंग, या फिर आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट मीन्स अरेंज होते हैं। ये कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब हम पैकिंग की बात करते हैं तो हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, आपको पता है ना कितने टाइप के डायमेंशंस होती हैं। हम कितने डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। तो एक्चुअली जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो भी क्या होगा, 3D होगा, है ना। तो फिर तो हमें डायरेक्ट 3D पढ़ना चाहिए। हम 1D और 2D क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम 2D से ही 3D पर जाएंगे। मतलब पहले हम 1D को समझेंगे बिल्कुल बेसिक, देन 2D एंड देन फिर 3D पर जाएंगे, जो एक्चुअली में अरेंजमेंट होता है या पैकिंग होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1D, 2D और 3D की। तो देखो 1D का एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है, 1D का एग्जाम्पल। 2D का एग्जाम्पल, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये बोर्ड है या फिर कोई भी चीज़ जिसमें कुछ इस तरीके से कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल, तो ये क्या हो गया, 2D। और 3D का एग्जाम्पल, जैसे कोई क्यूब या फिर कोई क्यूबॉइड, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, 3D का। कैसे, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करती हूँ तो इसमें क्या होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो कितनी डायमेंशन हो गई, 1 2 3, 3 डायमेंशंस। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, दैट मीन्स सिर्फ 2 डायमेंशंस। और अगर एक लाइन की बात करती हूँ तो इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ है ना, कोई ब्रेथ तो नहीं है, चौड़ी तो नहीं है ये, है ना, कोई चौड़ाई या कोई ऊंचाई नहीं है, तो दैट मीन्स लेंथ, ठीक है। और मैंने शो कैसे करेंगे, अगर नोटबुक पे ही शो करना है इसको भी, तो इस तरीके से 3D में, या फिर हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ और ब्रेथ है, इसको शो करेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को हम कुछ इस तरीके से साइड में शो कर देते हैं। ये आपने ग्राफ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1D की, तो देखो अगर मेरे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और मुझे इन्हें 1D में अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँ, सिंपल एक लाइन में अरेंज कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 1D अरेंजमेंट। जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, अगेन दिस वन, दिस एंड दिस वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1D। तो ये क्या हो गया, एक लाइन में अरेंजमेंट है ना, किसमें, एक लाइन में। तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या भी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन में अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये ना पैकिंग समझने के लिए 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। एक तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे और एक बात करेंगे वॉइड्स के बारे में, ठीक है। वॉइड्स जहाँ पर आएगा मैं वहीं पर ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स दैट मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वेदर एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेबरिंग पार्टिकल्स कैसे, तो देखो, अच्छा आप जिस भी घर में रहते हो, है ना, आप घर में रहते हो तो वहाँ पे आसपास क्या होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, नेबर्स होंगे। तो एक तो वो वाले नेबर्स होते हैं जिनके साथ आपका रूफ टू रूफ कनेक्शन है, मतलब आपकी छत जिनकी छत से मिली हुई है। आप एक बीच में बस वॉल होगी, उस वॉल को जंप करके जाओगे तो आप उनकी छत पे पहुंच सकते हो। एक नेबर्स होंगे जो थोड़े दूर होंगे, ठीक है, जिनकी रूफ से रूफ वाला कनेक्शन नहीं होगा। रूफ से रूफ मतलब आपके और उनके घर के बीच में सिर्फ एक वॉल होगी, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके घर के साथ आपकी वॉल मैच ही नहीं करती, मतलब कोई भी वॉल आपकी और उनके घर की आपस में मिली हुई नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो वाले नेबर्स होते हैं जिनके साथ आपका रूफ टू रूफ वाला कनेक्शन होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोई भी एक मैं एटम या कोई भी एक पार्टिकल चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाला पार्टिकल चूज़ किया, ठीक है, अब मैं देखने वाली हूँ कि इसके आसपास कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसके नियर में कितने ऐसे एटम्स हैं जो इसको टच कर रहे हैं, बिल्कुल इसके पास वाले नेबर वाले एटम्स हैं। तो कितने हैं, एक तो ये वाला है 1 और एक इधर वाला है 2, इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना, आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाले की बात करूँ तो ये इससे टच नहीं है, इसकी बात करूँ तो ये इससे टच नहीं है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करते हैं CN से, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं 2D की। ठीक है, अगर यही चीज़ 2 डायमेंशन में होगी तब क्या होगा। तो देखो 1D में तो क्या था, एक सिंपल लाइन थी, सिर्फ एक रो थी, है ना, एक रो की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, ये आ गया। ठीक है, जब हम 2D की बात करते हैं, अब 2D में क्या होगा कि मोर देन 1 रोज होंगी, है ना। अब रोज के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम 2D को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, देखो एक तरीका तो होगा कि जैसे ये वाली रो है बिल्कुल सेम ऐसी ही रो नीचे हो, एटम के नीचे एटम, जस्ट सेम एटम के नीचे एटम, इस तरीके से। ठीक है, एक और बना देते हैं, 1 2 3, दैट्स इट। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, ज़रूरी है कि इसी तरीके से अरेंज हो, इस तरीके से भी तो अरेंज हो सकता है ना, अरेंजमेंट ये भी तो पॉसिबल है कि पहले मैंने ये वाली इस तरीके से एटम्स अरेंज किया, अब मैंने क्या किया कि इनके बीच का जो गैप था उस डिप्रेशन में लगाया इस तरीके से एटम्स को। ठीक है, ये जो गैप है बीच में, उस गैप में अरेंज किया बजाय एटम के नीचे एटम रखने के। तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों के बीच का जो गैप था वहाँ पे रख रही हूँ इस तरीके से, है ना। तो अभी क्या हुआ, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये 2 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स हैं, है ना। अब इसमें अगर मैं इस वाले की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या है कि देखो जैसी ये वाली रो है बिल्कुल सेम ऐसी ही ये वाली रो है, और बिल्कुल सेम ऐसी ही ये वाली रो है। तो अगर मैं इस रो को A टाइप का कहती हूँ तो ये भी तो A टाइप की है और ये भी A टाइप की है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं AA टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, जबकि अगर मैं इस वाले में बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको A कह देती हूँ तो क्या ये जो सेकंड वाली रो है बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह है, नहीं। इसमें क्या इस एटम के जैसे इस एटम के नीचे बिल्कुल एक एटम आ रहा था, इस एटम के नीचे बिल्कुल एक एटम आ रहा था, सारे एटम इसी तरीके से अरेंज थे कि एक एटम के नीचे एक एटम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या है, क्या इस एटम के नीचे कोई एटम है, नहीं। हाँ, इसमें देखूँ तो ये वाला एटम इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो रो है वो इसके तो सेम है लेकिन ये वाली रो डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको A कह रही हूँ तो ये वाली रो क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, और क्योंकि ये इसके बिल्कुल सेम है तो ये A हो जाएगी। जब मैं नीचे फिर से एक और अरेंज करने की कोशिश करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है डिप्रेशन वहाँ पे अरेंज करूँगी। ठीक है, तो जब मैं इस टाइप से अरेंज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये इस वाले एटम के नीचे आ रही है, दैट मीन्स जो नीचे वाली होगी वो सेम सेकंड वाले की होगी। तो ये किस टाइप का हो गया, ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखो जब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोई भी एक एटम चूज कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि आप कॉर्नर वाला तो कोई भी चूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसे तो आपने पहले किया था और यहाँ पे मैं कॉर्नर वाला चूज़ नहीं करने वाली हूँ। रीज़न ये है कि जो हमारा सॉलिड होता है वो अब ऐसे कोई छोटा सा तो होता नहीं है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अरेंज होते हैं। तो अगर आप कॉर्नर्स वाले देखो तो वो बहुत कम होते हैं बजाय सेंटर वालों के। ठीक है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम वाली जो चीज़ है उसको कंसीडर करके चलेंगे। साइड वाले तो बहुत थोड़े से ही होंगे, कॉर्नर वाले तो उतना थोड़ा सा चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो अगर मुझे ये रेड वाला है ना, मान लो मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है इस रेड वाले का। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इसके आसपास कितने पार्टिकल्स हैं जो इससे बिल्कुल टच हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये इससे बिल्कुल टच है, हाँ आप कहोगे बिल्कुल टच है, तो एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, येलो वाला। अब अगर मैं इस वाले ब्लू की बात करती हूँ तो क्या ये इससे टच है, आप कहोगे नहीं, बीच में ये वाला गैप दिख रहा है हमको, है ना। लेकिन अगर इसकी बात करती हूँ तो ये इससे बिल्कुल टच है, तो दूसरा ये हो गया। उसी तरीके से थर्ड वाला ये हो जाएगा ग्रीन, और फोर्थ वाला ये वाला ब्लू। इसके अलावा और कोई जो इससे डायरेक्ट टच हो रहा हो इस रेड वाले से, आप कहोगे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। क्यों, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अभी मैं इसको आपको शो भी करके दिखा देती हूँ कि मान लो कुछ इस तरीके से ये जो मैंने पार्टिकल्स अरेंज किए हुए हैं वो कुछ इसी तरीके से तो किए हुए हैं। 2 बिल्कुल एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल, है ना, 2 3 और 4। अभी मैंने ये वाला कंसीडर किया था कि मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो आप खुद देखो इससे अटैच एक तो ये वाला है, इसके और इसके बीच में तो गैप है ना, एक ये है, एक इधर साइड और एक इधर साइड। अच्छा, अगर मैं इनके सेंटर्स को मिला देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं ये मानती हूँ कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम है, ये बिल्कुल इक्वल हैं, तो इनकी रेडियस भी इक्वल होगी, तो ये एक क्या स्ट्रक्चर बन के आ रही है, आप कहोगे कि ये तो स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसीलिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको एक और नाम भी बोल देते हैं, या इस टाइप की जो पैकिंग होती है उसको एक और नाम भी बोल देते हैं, और वो नाम है स्क्वायर क्लोज
पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हम बात करते हैं इस वाले अरेंजमेंट की, जो हमारा सेकंड वाला अरेंजमेंट था। ये फर्स्ट अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, हम बात करते हैं सेकंड अरेंजमेंट की। तो इसमें इतना तो समझ में आ गया कि ए बी टाइप की है। अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहूँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, तो वही करने वाले हम, कोई भी एक पिक कर लेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि उसके आसपास कितना है। तो मैंने मान लिया ये ब्लू वाला पिक किया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इससे कितने जो मेरे एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो टच हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ नीचे वाला ये, हाँ बिल्कुल टच हो रहा है। ये वाला ब्लू टच हो रहा है, ये वाला येलो टच हो रहा है। कितने हो गए? 3 हो गए ना। ये वाला येलो ये टच नहीं हो रहा, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है। ये भी टच हो रहा है 4, देन ये 5 ये भी टच हो रहा है, और 6 ये भी टच हो रहा है। क्या इन 6 के अलावा कोई और टच हो रहा है? आप खुद देख के मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या इन 6 के अलावा अगर मैं इसको हटा रही हूँ तो क्या ये इससे टच था? नहीं था। इसको हटा दिया, इससे टच था? नहीं था। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। क्या इनमें से कोई भी इससे टच था? बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तभी तो मैं हटा पाई। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो देखो यहाँ पे अब मुझको गैप दिख रहा है ना। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर मैं इनको हटा भी अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि इससे अटैच कितने पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, और जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो अगर मैं इसको इसी तरीके से ड्रॉ करूँ जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था, तो ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से था। अब ये जो इसका डिप्रेशन है वहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ इस तरीके से। ठीक है, एंड अगेन इस तरीके से। ठीक, तो अब अगर मैं ये वाला पकड़ती हूँ तो ये इससे टच है 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर से अगर मैं इनके सेंटर्स को इस तरीके से मिला दूँ तो ये क्या बन गया? ये एक पॉलीगन बन गया जिसमें 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। और जिसमें 6 साइड होती हैं ऐसे पॉलीगन को हम किस नाम से बोलते हैं? ऐसे पॉलीगन को हम बोलते हैं हेक्सागन। तो इसीलिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसका नाम क्या हो जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया आपका 1D और 2D। अब हम चलते हैं 3D। लेकिन 3D पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझाने वाली हूँ। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर तो समझ में आ गया। अच्छा, आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला भी बनाया था और ये वाला भी बनाया था, तो यहाँ पे कुछ गैप है इनके बीच में। ये वाला गैप दिख रहा है जो खाली है, जहाँ पे कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी बात करती हूँ तो आपको ये यहाँ पे वाइट वाइट बोर्ड दिख रहा होगा इनके बीच में, है ना। कुछ गैप है, ऐसे ही गैप आपको इनमें भी दिख रहा होगा। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये वाइट वाइट दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसको अगर जूम कर दूँ तो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको। ये वाला वाइट, ये वाला वाइट, ये इधर ये वाला वाइट, है ना। तो ये जो खाली स्पेस होता है जो आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, इसे ही हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। तो वॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं? वॉइड्स होते हैं एम्प्टी स्पेस, यानी कि जो खाली स्पेस होता है किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल लेटाइस में, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इसमें अब मुझको वॉइड किस शेप के दिख रहे हैं? अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें वॉइड किस शेप के दिख रहे हैं आपको? आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं ना, जैसे ये एक था, सेकेंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप के दिख रहे थे, कुछ स्क्वायर टाइप का वॉइड, है ना। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इस वाले की ए बी टाइप की, तो यहाँ पे मुझे वॉइड किस टाइप से दिख रहा है? देखो ये कैसे थे कि 2 एटम ऐसे होंगे और जो थर्ड वाला एटम होगा वो इसके डिप्रेशन में होगा, है ना। तो वॉइड किस टाइप का दिख रहा है? ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है ना। ये क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल। आपको इस तरीके से दिख रहा है ना वॉइड। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, और ये इसके डिप्रेशन में तीसरा एटम। तो ये क्या है? ट्रायंगल बन रहा है। आप यहाँ पे इसमें देख भी सकते हो तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, क्या बन रहे हैं? ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, छोटे छोटे से वाइट वाइट कलर के। तो इन वॉइड्स को बोला जाता है, ये जो ए बी टाइप हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग थी उसमें जो वॉइड्स फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर। इस वाले में, ठीक है, हेक्सागोनल में, इसमें कौन से होते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड्स। ठीक है, अभी मैं इनको ही क्यों इतना स्पेशली मैंने आपको दिखा के बताया है, क्योंकि जब हम 3D की बात करेंगे तब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं ट्रायंगुलर वॉइड्स को फिर आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जब हम 3D पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो इन्हीं से ही बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं? वो कैसे बनने वाले हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम इन वॉइड्स को देखेंगे कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस तरीके से बनते हैं, और फिर उसके बाद
सॉलिड्स का 3D में अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।